हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आपकी ये थर्ड यूनिट मेंशन है 11th क्लास की बायोलॉजी के अंदर, और नीट का जो सिलेबस है उसमें भी ये थर्ड यूनिट है। तो 11th क्लास के लिए और जिन स्टूडेंट्स का टारगेट नीट है, जिन स्टूडेंट का टारगेट क्या है, नीट, उनके लिए ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से हमारी सेल्स परफॉर्म कर रही है, कोई भी फंक्शन रेगुलेट कर रही है, सिग्नलिंग कैसे हो रही है, सेल डिवीजन कैसे हो रहा है। हम एनालाइज कर पाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैसे वर्क कर रहे हैं। तो और सेल जो है कैसे किस किस मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी है, क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो ये सेल बायोलॉजी हमें बताती है। सेल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं सेल के बारे में कि सेल एक्चुअल में होती क्या है। देखो, सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, पहली बात, इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी बेसिक यूनिट है। अब बेसिक यूनिट क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि सबसे जो छोटी इकाई होती है, जो यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, वो सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जहाँ से कोई ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल को मेंटेन कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो और दूसरी बात क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, प्लांट भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, अदर माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी एक सेल से मिलकर के बनते हैं, है ना। और मल्टी सेलुलर, जिनकी बहुत सारी सेल्स होती है, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब की बॉडी क्या है, सेल से मिलकर के बनती है। किससे मिलकर के बनती है? सेल से मिलकर के बनती है। इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। अब फंक्शनल यूनिट कैसे बोलते हैं हम? फंक्शनल यूनिट जो लाइफ की, इसको क्यों बोला जाता है? देखो, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है, जितनी भी सारी प्रोसेसेज होती है, चाहे वो प्रोसेस कोई भी हो, जैसे कि फूड डाइजेस्ट होता है तो एक सेल्यूलर लेवल पे होता है, रेस्पिरेशन होता है सेल्यूलर लेवल पे होता है, तो और जितने भी प्रोसेस, सिग्नलिंग होती है सेल्स के बीच में, एक सेल दूसरी सेल से कैसे सिग्नल दे रही है, कैसे वो रिसीव कर रही है सिग्नल को, है ना, कैसे वो माइक्रोब को क्या है, हम माइक्रोब से हमें रजिस्ट कर रही है, बचा रही है, हमारे इम्यून सिस्टम जो है माइक्रोब से हमें बचाता है, तो वो भी एक सेल से मिल करके बना बना होता है। तो जितने भी काम हमारी बॉडी के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल। इसलिए हम इसको बोला जाता है, इस बोलते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है सेल का जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर सेल जो है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो सेल है ना, उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें आपस में ऑर्गेनेलीज जो है इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से, है ना, प्रोटीन्स को, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना, आरएनए सिंथेसिस में। तो ये जो प्रोसेस चलती रहती है, अगर इनको मान के चलो, जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता है? ये एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर पाई जाती है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अगर ये अकेला होगा, मतलब सेल से, सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके पास, खाली अकेला है, अकेला है, ओनली राइबोसोम ही है और कुछ नहीं है इसके पास, तो क्या ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहते हैं एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, कि वो लिविंग नहीं हो सकता। अगर सेल जो है, सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है, जितनी भी प्रोसेस हो रही है, वो एक दूसरे के साथ वर्क करे, सेल के अंदर बोल रहा हूँ मैं, सेल के अंदर जितना भी कंपार्टमेंट, जो भी कंपोनेंट होते हैं सेल्स के, वो एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं
और एक, हाँ, सेल को हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो एक सेल के पास वो कैपेबिलिटी है जो इंडिपेंडेंसी शो कर सकती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकती है और परफॉर्म कर सकती है एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना, कॉम्प्लेक्स से लेके सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म तक, चाहे एक वायरस ले लो, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मोर कॉम्प्लेक्स देन वायरस कंसिस्ट ऑफ सेल, मोर कॉम्प्लेक्स देन वायरस कंसिस्ट ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक कॉम्प्लेक्स मतलब वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। अब देखो वायरस क्या है, वायरस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वायरस तो एक, ना तो ये लिविंग होता है ना ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है ना। वायरस को ना जो लिविंग और नॉन लिविंग की जो बाउंड्री होती है ना, तो वहाँ पे इसको रखा गया है ना, लिविंग और नॉन लिविंग की जो बीच की जो बाउंड्री होती है। क्योंकि देखो अगर वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है, किसी लिविंग के अंदर है, तो वो लिविंग होता है। अगर वो किसी लिविंग के अंदर नहीं है, नॉन लिविंग चीज़ पे है, नॉन लिविंग थिंग्स पे है, तो वो नॉन लिविंग है। तो इसलिए इसको ना तो लिविंग कैटेगरी में रखा गया ना नॉन लिविंग कैटेगरी में रखा है, इसको बाउंड्री पे रखा गया है लिविंग और नॉन लिविंग की, ठीक है ना। तो देखो ये थी बात सेल की डेफिनेशन के बारे में, जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है। अब बात करते हैं हम सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल का फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कौन कहलाता है। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी सबको पता है, रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवर किया था। इसने पॉलीगोनल शेप, लाइक शेप जो सेल्स थी जिनको क्या बोला था, सेल वॉल, ठीक है ना। तो हेक्सागोनल जो शेप थी, पॉलीगोनल हेक्सागोनल शेप थी सेल की, सेल वॉल की, उसको उसने डिस्कवर किया था। कहाँ से, कॉर्क से, जो पेड़ की जो छाल होती है ना, वहाँ से इस ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखा था, हैं, जो कैसे दिख रहे थे, एक जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, हाइव ऑफ बी, उसके जैसा दिख रहा था वो, उसके जैसी दिखाई दे रही थी ये सेल्स। तो वो सेल्स जो थी वो नॉन लिविंग थी। वो क्या थी एक्चुअल में, सेल वॉल थी। क्या थी एक्चुअल में, सेल वॉल थी, ठीक है ना। सेल वॉल को जो सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने देखा था, उसने रॉबर्ट हुक ने उसको डिस्कवर किया था। तो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी जो है रॉबर्ट हुक को बोला जाता है, जिसने 1665 के अंदर डिस्कवर की थी। अब जो पहली बार जो लिविंग सेल थी ना, पहली बार जो लिविंग सेल थी वो किसने देखी थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक ने। फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब ए लिविंग सेल किसने दी थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनॉक। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो ये तीन चीज़ जो हैं, तीन साइंटिस्ट के नाम याद रखना इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बायोलॉजी में, कि सेल बायोलॉजी के अंदर जो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कौन है ना, पहली लिविंग सेल किसने देखी थी, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था। ये जो सेल बायोलॉजी के अंदर जो नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि वो डिस्कवरीज पे भी पूछ लेते हैं कि किसने किसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। तो ये जो सेल बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको तो भूलना ही मत। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, एक टर्म आती है साइटोलॉजी, ठीक है, और सेल बायोलॉजी आप देख ही रहे हो। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। एक्चुअल में साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है, और लॉजी का मतलब स्टडी, सेल की स्टडी, ठीक है ना, सेल की स्टडी करते हैं। अब वो सेल की स्टडी किस बेस पे होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे होती है। किस बेस पे, मॉर्फोलॉजी के बेस पे, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है ना। तो अगर मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर के बेस पे किसी भी सेल की स्टडी की जाए तो उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। और अगर उस सेल की कंप्लीट स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, सब कुछ, इन सब की स्टडी की जाए, फंक्शंस जो होते हैं सेल के, ठीक है ना, क्या फंक्शन शो कर रही है ना, फिजियोलॉजी क्या है इसकी सेल की, है, और स्ट्रक्चर कैसा है, मॉर्फोलॉजी क्या है, वो कंप्लीट अगर उसकी हम स्टडी करें तो दैट इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी,
ठीक है ना। इसमें मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर के बेस पे है और इसमें कंप्लीट स्टडी ऑफ सेल एज वेल एज फंक्शंस ऑफ सेल, फिजियोलॉजी ऑफ सेल, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स, हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये था कुछ मतलब कि सेल्स के बारे में कि हम सेल्स की डिस्कवरी किसने की, पहली लिविंग सेल्स किसने देखी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था। ठीक है। सेल की डेफिनेशन क्या है, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी क्या है। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। किसकी बात करते हैं, सेल थ्योरी। एक्चुअल में सेल थ्योरी क्या है, देखो सेल थ्योरी में आप 3 साइंटिस्ट को याद रखना जो कि बार बार रिपीट होते हैं नीट के अंदर और इनसे क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है ना। तो सेल थ्योरी से क्वेश्चन पक्का आता है, रिपीट होते रहते हैं सेल थ्योरी से क्वेश्चंस सेल बायोलॉजी के अंदर। ठीक है। अब जो पहला पॉइंट है वो क्या है, पहला साइंटिस्ट कौन था, 1838 में कौन सा साइंटिस्ट, मैथियस स्लीडन। मैथियस स्लीडन। मैथियस स्लीडन जो कि एक बॉटनिस्ट था। क्या था, ये एक बॉटनिस्ट था, जर्मन का रहने वाला था, जर्मन बॉटनिस्ट था। ठीक है। तो इसने क्या किया था, ये बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने होते हैं, जितने भी प्लांट्स किससे मिलकर के बने होते हैं, सेल से मिलकर के बने होते हैं। द ऑल प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है ना, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मैथियस स्लीडन ने, जर्मन बॉटनिस्ट था जो कि 1838 में क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। अब उधर ही 1839 में दूसरा साइंटिस्ट था। दूसरा साइंटिस्ट कौन था, थियोडर सीवन। ठीक है। ये कौन था, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, याद रखना, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि जो एनिमल है ये बताया था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी सेल से मिलकर के बने होते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, थियोडर सीवान ने। ये स्टेटमेंट किसने दी कि प्लांट्स जो हैं वो सभी प्लांट जो सेल से मिलकर के बने होते हैं, वो मैथियस लीडन बॉटनिस्ट जर्मन ने दी थी। ठीक है ना। और ये थियोडर सीवान जो था वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। 1839 में बताया था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी एनिमल्स किससे मिलकर के बने होते हैं, किससे मिलकर के बने होते हैं, सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो थियोडर सीवान था ना, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, 1813 में ये बताया था कि जितने भी एनिमल होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो जो थियोडर सीवान थे उन्होंने ये भी बताया था कि जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। ये कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन हो जाता है कि मान के चलो नीट में क्वेश्चन आ जाए कि जो प्लांट्स है उनमें सेल वॉल होती है, तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो वो सोच जाते हैं कि मैथियस स्लीडन ने दी होगी, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि प्लांट जो है वो सभी सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो प्लांट के बारे में बताया था उन्होंने। तो इस वजह से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि तब तक जो है 1838 में जब स्लीडन ने जो प्लांट वाली स्टेटमेंट दी थी कि सेल से मिलकर के बने होते हैं, तब तक जो एनिमल का ये नहीं पता था कि एनिमल भी जो है सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो इस वजह से तब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है ना, कुछ नहीं कहा। तो अब जब 1839 में जब थियोडर सीवान ने एनिमल्स को बताया कि एनिमल जो है सभी प्लांट से मिलकर के बने होते हैं, तो तब पता चला कि जो प्लांट होते हैं उन्हीं में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। अब जो सीवान ने ये भी बताया था, थियोडर सीवान ने, कि जो एनिमल सेल्स हैं उनके पास जो प्लांट के अंदर तो आउटर कवरिंग सेल वॉल है, लेकिन जो एनिमल की जो आउटर कवरिंग है ना, एक
थिन लेयर से बनी हुई होती है, थिन आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थिन आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बाहर की जो लेयर होती है ना, सबसे बाहरी लेयर होती है एनिमल सेल की, ठीक है ना, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटर लेयर होती है। और जो प्लांट की जो थी वो क्या है, सेल वॉल होती है, ये उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ये इम्परमिएबल होती है, ठीक है, याद रखना। तो थियोडर सीवान ने ये भी प्रपोज किया था, एक हाइपोथेसिस दिया था, द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर के बने होते हैं और सेल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। अब जो दोनों साइंटिस्टों ने, एक तो सीवान ने प्लस स्लीडन, ये जो दोनों है ना, ये दोनों ये नहीं बता पाए कि जो सेल्स फॉर्मुलेटेड कैसे होती है, हाउ सेल फॉर्मुलेट, ठीक है ना, ये चीज़ ये दोनों मिलकर के नहीं बता पाए थे कि सेल कैसे बनती है, कैसे फॉर्मेशन होती है उनकी। तो फॉर्मेशन जो है सेल्स की किसने बताई थी, किसने बताई थी बताओ, दैट इज रूडोल्फ वर्चाओ, दैट इज रूडोल्फ वर्चाओ, रूडोल्फ वर्चाओ। इन्होंने बताया था कि जो सेल्स है वो ओमनिस सेलुला ई सेलुला इससे बनती है। इसका मतलब क्या है, जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कौन सी है, जो पहले उससे जिस सेल की फॉर्मेशन हुई है उससे पहले जो सर्वाइव कर रही है, ठीक है ना, मतलब पेरेंटल सेल जो है, डॉटर की जो पेरेंटल सेल है उसी को प्री एग्जिस्टिंग सेल कहते हैं, जो पहले सर्वाइव कर रही होती है। तो ये बताया था, ये स्टेटमेंट दी थी रूडोल्फ वर्चाओ ने। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो रिपीट भी हो सकता है और रिपीट होता भी है। तो सेल थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि प्लांट को किसने बताया कि वो सेल से मिलकर के बने होते हैं, एनिमल को किसने बताया कि वो सेल से मिलकर के बने होते हैं, या सेल वॉल का किसने बताया था। याद रखना, सेल वॉल का सीवान ने बताया था, ना कि स्लीडन ने, ठीक है ना। सीवान कौन था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, और ये एक जर्मन बॉटनिस्ट था, ठीक है, स्लीडन जो था। तो सीवान ने बताया था कि जो प्लांट होते हैं वो सेल, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो एनिमल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उनकी जो आउटर लेयर जो होती है, आउटर कवरिंग जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और रूडोल्फ वर्चाओ ने, ये दोनों ये फेल हो चुके थे कि बता नहीं पाए थे कि जो सेल है वो फॉर्मेशन कैसे होती है उसकी। तो ये बात बताई थी रूडोल्फ वर्चाओ ने, और यहाँ रूडोल्फ वर्चाओ ने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया सेल थ्योरी को, मॉडिफाई दी सेल थ्योरी, ठीक है। और वही जो थ्योरी थी वो फाइनल थ्योरी बन गई, फाइनल सेल थ्योरी बन गई, ठीक है। तो जो रूडोल्फ वर्चाओ के बाद की जो थ्योरी थी वही फाइनल थ्योरी बन गई। सेल थ्योरी हमें क्या बताती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी क्या है, वन और मोर सेल से मिलकर के बनते हैं। जितनी भी सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। जितने भी सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवीजन, प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवीजन। सेल्स कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, सेल्स क्या करती है, ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन रखती है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या है, जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाती है। जैसे कि कई बार बोलते हैं ना कि ये इसकी नाक अपने पापा पे गई है, इसकी आंख मम्मी पे गई, तो वो वाली जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो पेरेंट से बच्चे के अंदर आती है उनको हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। वो भी सेल के अंदर ही होती है, और सेल के अंदर भी कहाँ, न्यूक्लियस में, डीएनए के अंदर, ठीक है ना। ये भी सेल थ्योरी बताती है, ठीक है। ऑल सेल्स है बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन, ऑल सेल्स है बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन। जितनी भी सेल्स हैं ज़्यादातर उनकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, सेम होती है। याद रखना, कंपोजिशन क्या है, सेम होती है। तो ये था सेल थ्योरी के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवरव्यू देखेंगे सेल्स का, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, और
उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि उनकी ऑर्गेनेली जो होती है एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये लेक्चर यहीं तक है, ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, सेल्स क्या होती हैं, सेल को डिस्कवर किसने किया था, सेल का फादर कौन था, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और सेल थ्योरी जो है थियोडर सीवान का क्या रोल है, मैथियस स्लीडन का क्या रोल है, वो दोनों फॉर्मुलेट क्यों नहीं कर पाए, और जो फॉर्मेशन है सेल्स की वो रुडोल्फ वर्चाओ ने दी थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। सेल थ्योरी पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, या फिर कह सकते हैं ज़्यादातर आता ही आता है क्वेश्चन, पक्का आएगा। सेल थ्योरी को तो बिल्कुल स्किप ना करके जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। जहाँ से हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है तो हम उस पोर्शन को क्यों स्किप करें, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जो स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी रीड करें। मैंने जितनी भी बातें बताई सारी एनसीईआरटी की थी, तो इस एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं बताया और उससे बाहर कुछ आने वाला भी नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, साथ साथ देखते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे बोर्ड के लिए। तो इससे क्या होगा, 11th क्लास को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जो बच्चे ड्रॉपर होते हैं या फिर जो 12th में होते हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो 11th क्या 12th क्या ये सब एक ही बात होती है। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देखना स्किप ना करें। अगर आपको ये वीडियो मिलती है तो इसको पूरी देखें, कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। मेमोराइज्ड क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर हैं, पॉइंट्स हैं वो याद रखने वाले जो हर साल रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस में नीट के अंदर, ठीक है ना। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, ठीक है। कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस डाउट को आपका सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू।